बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फिच और मूडीज के बाद S&P ग्लोबल ने भी पाकिस्तान की रेटिंग नीचे कर दी है। ट्रिपल सी प्लस पे चली गई है पाकिस्तान की रेटिंग बी नेगेटिव से। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। मैं आपको बताता हूं आज कि हमारे रिजर्व्स में कितनी कमी हुई है, रजीम चेंज ऑपरेशन ने कैसे सत्यानाश किया है मईशत का, और ये मुल्क से जो गद्दारी की गई है उस पे आखिर किसी को तो सजा होनी चाहिए। लेकिन इस सबसे पहले आजम स्वाति की एक ट्वीट पे कि उसने भाजपा पे इल्जाम लगाया, उसको कह रही हैं कि उसको उम्र कैद होगी। मैं आपको याद दहानी के लिए सुनाना चाहता हूं कि फौज के आर्मी चीफ और DGISI के ऊपर क्या इल्जाम लगाए थे और उसके इनाम में इसको हुकूमत दी गई है। जरा ये सुन लें एक दफा। जनरल कमर जावेद बाजवा को देने हैं, जनरल फैज हमीद को देने हैं। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। और जनरल बाजवा साहब, आपको आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए इमरान नियाजी को अवामी मैंडेट के खिलाफ वजीर आज़म बनाने का हिसाब देना है। ये आपने सुन लिया, आइन तोड़ने का इल्जाम लगा रहा है। क्या इसमें इदारे में म्यूटनी नहीं होती? इससे आर्मी चीफ और DGISI पे ये आइन तोड़ने का इल्जाम उन पे लगा रहा है। इनाम के तौर पे बेटी को लंदन भिजवा दिया, भाई को वज़ीर आज़म बना दिया, पूरे खानदान टब्बर के केस खत्म कर दिए। और आजम स्वाति ने ट्वीट कर दिया तो वो छुप गया ज्यादा। क्यों? मैं बताता हूं। जिस साइड पे नवाज शरीफ खड़ा है ना, वो कंपनी के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो साइड है अमेरिका, इसराइल और भारत की। जिस साइड पे इमरान खान खड़ा है ना, वो कंपनी के मफादात को नुकसान पहुंचाती है। मसला ये है, इसलिए आजम स्वाति से तकलीफ पहुंचती है। इमरान खान कंपनी और डॉलरों के दरमियान खड़ा हो गया आके। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या गद्दारी की है। ये जो हल्क बगलोल गया है ना छोड़ के, और अपनी जगह जो नया आया है उसको भी जरा हम बताना चाहते हैं कि हमें सब पता है, सब नजर आ रहा है। तो मैं पहले आपको मौजूदा सूरत हाल दिखाऊं। ये आपको लाइंस नजर आ रही हैं। अगर आप बिल्कुल नीचे देखें तो आपको नजर आएगा मार्च 2014 और दिसंबर 2022। बिल्कुल आप नीचे वाली लाइन में देखें तो आपको ये सारा नजर आ जाएगा महीनों का। ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे इस वक्त 6 अरब और 116 मिलियन डॉलर रह गए हैं सिर्फ। यानी 6 अरब डॉलर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो कि पिछले साल अक्टूबर तक 20 अरब डॉलर पे थे स्टेट बैंक के। पिछले साल अक्टूबर तक ये 20 अरब डॉलर थे। ये कैसे खराब होना शुरू हुए, अब मैं आपको बताता हूं। कुछ तो मैशत का था कि एकदम आलमी तौर पे तूफान आ गया, आलमी महंगाई हो गई बहुत ज्यादा। मैं आपको जो S&P ने रेटिंग दी है और जो उन्होंने बताया वो भी बताता हूं आपको, जो आलमी इदारे ने कहा है। लेकिन मैं भी आपके सामने इनका कच्चा चटा खोलूं ना, इन्होंने क्या गद्दारी की है मुल्क के साथ। ये समझते हैं कि ये ठेकेदार हैं इस मुल्क के, ये गद्दार हैं इस मुल्क के। इन्होंने हर दौर में हर नस्ल से गद्दारी की है। और मैं आपको नंबर्स दिखाऊंगा, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, याद रखें। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। आप जितना मर्जी बयानिए बना लें, मैं आपके सामने ऑफिशियल स्टेट बैंक के नंबर्स रखने जा रहा हूं। ये चेक करें हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर। ये जो आपको नजर आ रहा है ना ऊपर लिखा हुआ मंथ एंड लेवल्स, ये आपने देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंथ एंड लेवल्स, और इसके अंदर आपने देखना है अक्टूबर 2021 का महीना जब खत्म हुआ, 17.199 अरब डॉलर स्टेट बैंक में पड़ा था। 6.629 अरब डॉलर हमारा प्राइवेट बैंकों में पड़ा था। टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर थे 23 अरब डॉलर के। प्राइवेट बैंकों में अगर आप बिल्कुल नीचे आ जाएं तो मैं आपको यह दिखा देता हूं आप कि 16 दिसंबर का फिगर क्या है, वीकेंड लेवल। अब आप देखें 16 दिसंबर 2022 को हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो अक्टूबर 2021 में, और अक्टूबर 2021 क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको मैं समझाता हूं आगे, 17 अरब डॉलर से ऊपर थे, वो अब 6 अरब डॉलर रह गए हैं। 11 अरब डॉलर का पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। और इसके साथ साथ हमारे कर्जों में भी इजाफा हुआ है। ये भी नहीं हुआ कि हमने कर्जे नहीं लिए, हमने इस दौरान कर्जे भी लिए हैं। IMF से भी हमें पैसे मिले हैं 2 बार। इस दौरान हमें और बैंकों से भी पैसे मिले हैं, हमने बॉन्ड्स भी फ्लोट किए हैं। ये सब करने के बावजूद, पैसा मुल्क में आने के बावजूद, 2.5 अरब डॉलर चीन से आया और हमें बाहर से पैसे भी आए, फिर भी 11 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अब ये क्यों हुआ ये समझ लें। अक्टूबर 2021 में
गैर आईनी तरीके से बाजवा साहब ने DGISI तब्दील करके नया DGISI लगाया। गैर आईनी तरीके से याद रखें, आईनी तरीका यह है कि वजीर आजम तकर्री करेंगे, जबकि वजीर आजम के दस्तखत भी लिए बगैर, किसी समरी के ऊपर वजीर आजम के दस्तखत हुए बगैर बाजवा साहब ने DGISI तब्दील करके अपना लगाया। इससे क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि हम मेशत को समझते हैं तो आपको भी समझा रहे हैं। मार्केट्स पाकिस्तान में और बैरूनी और लोकल इन्वेस्टर हमेशा देखता है कि एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत के साथ कैसे ताल्लुकात जा रहे हैं। जब यह ड्रामा किया गया, जब यह आइन तोड़ा गया और शबखून मारा गया बाजवा साहब की तरफ से, मार्केट्स घबरा गई, इन्वेस्टर घबरा गया। समझ रहे हैं आप, हर चीज टर्मोइल का शिकार होना शुरू होगी उस वक्त से ही। ये वही वक्त है कि जब तकर्री हो गई तो ने साहब ने आते ही जरदारी को पैगाम भेजाया कि आए कोई फार्मूला बनाते हैं, जिसका जरदारी का बयान है नवंबर एंड का या दिसंबर के शुरू का, कि हमें आके कहते हैं जी कोई फार्मूला बनाएं। तो मैंने उनसे कहा कि ये फार्मूले शूले ना बनाओ, पहले इसे निकालो फिर हम कुछ कर लेंगे, और फिर इमरान खान को निकालना। तो ये अक्टूबर 2021 में जो ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर से ऊपर थे स्टेट बैंक के और 6 अरब डॉलर से ऊपर थे प्राइवेट बैंकों के, आज स्टेट बैंक के रिजर्व सिर्फ 6 अरब डॉलर रह गए हैं। हमारे पास इंपोर्ट बिल 4 हफ्तों का नहीं है। 4 हफ्ते ये मुल्कों के लिए कोई अहमियत नहीं रखते। आपको पता है हमारा साल का कितना बिल है इंपोर्ट का? अगर ये जकड़े ना तो 70 से 80 अरब डॉलर बनता है, अभी भी 65 से 70 अरब डॉलर बनेगा। तो हमारे पास 4 हफ्तों की इंपोर्ट के पैसे नहीं है। इसमें भी हमें अरब ममालिक ने और दोस्त ममालिक ने पैसे रख के दिए हुए हैं, जो 6 अरब डॉलर भी पड़ा हुआ है। और अभी भी आज 22 तारीख है, क्रिसमस की छुट्टियां खत्म होंगी, फिर IMF रिव्यू के लिए आएगा, फिर वो कहीं पैसे देने की बात होगी। तो हो सकता है 15 जनवरी, हो सकता है जनवरी के भी आखिरी हफ्ते में IMF पैसे दे। अगर हमें 4 अरब डॉलर मिल भी जाता है, किसी दोस्त मुल्क से थोड़ा मिल जाता है, IMF से भी, वर्ल्ड बैंक से भी, फिर भी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 6 हफ्ते की इंपोर्ट्स के नहीं होंगे। यानी मुल्क टर्मोइल का शिकार रहेगा, मुल्क खराबी का शिकार रहेगा। और हमें 4 अरब डॉलर मजीद मिल जाती, जिनकी उम्मीद ये कर रहे हैं, तब भी जो इमरान खान ज़र मुबादला के ज़खायर छोड़ के गए थे उससे स्टिल कम होंगे। यानी कि हमारा पैंदा नीचे लगा हुआ ही नहीं है, और पैसा जितना डालते जा रहे हैं वो कुएं में गिर बस बर्बाद होता जा रहा है। यह सूरत हाल है, और यह किया है इस मुल्क के साथ गद्दारी करके रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों ने। और उम्मीद क्या है कि जब अमेरिका को अड्डे दे देंगे, जब हवाई स्पेस दे देंगे, तो वो डॉलर आसानी से आते चले जाएंगे। बस ये उम्मीद है, इस उम्मीद पे कायम है कि अमेरिका हमें वेंटिलेटर लगा देगा तो हम चल जाएंगे। ये देखें, बिजनेस रिकॉर्डर ने S&P ग्लोबल की रेटिंग का ये खबर पोस्ट की है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है ये जरा पढ़ें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान में सीवियर फ्लड्स भी आए हैं, एनर्जी और इन्फ्लेशन का भी मसला है, इंटरेस्ट रेट भी ग्लोबली बढ़े हैं। कंट्री ऑल्सो फेसेस एलिवेटेड पॉलिटिकल रिस्क विच मे अफेक्ट इट्स पॉलिसी ट्रेजेक्टरी ओवर द नेक्स्ट ईयर। यानी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, वो जो फैसले होंगे मुस्तकबिल में, उन पे असरअंदाज हो सकती हैं। ये है वो कहानी जिसको समझें कि S&P ग्लोबल भी ये कह रहा है कि क्योंकि सियासी तौर पे इस्तेहकाम नहीं है, वो फैसलों पे असरअंदाज होगा, जिसकी वजह से मैशत ज्यादा खराब होगी। यही बात तो इमरान खान कर रहे हैं, अब आलमी इदारे भी ये कर रहे हैं। किसी की बात तो मान जाएं, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे मुल्क नहीं संभल सकता। बाकी अगर आप मुल्क से वफादार हैं तो आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे, अगर आपने रास्ता हल्क बगलोल वाला चुनना है तो कौन देख रही है आपकी एक एक हरकत को। अब गैरत के लिए खड़े तो होते, थोड़ी सी सख्ती आती, अवाम बर्दाश्त कर लेती। क्या था, इमरान खान ने गैर मकबूल होना था ना, होने देते उसे, अगले इलेक्शन टाइम से होते। और एक और चीज अब आपको ऐड कर दूं, इन लोगों ने अब बयानिया बनाना शुरू किया है कि कंपनी न्यूट्रल है, लेकिन अदलिया के अंदर कुछ जजेस ऐसे बैठे हैं जो इमरान खान को नायल अगर करवा दिया हमने लोअर जुडिशरी से तो वो रहने नहीं देंगे नायल। अब ये बयानिया है। लेकिन शहबाज शरीफ के असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट थे ये, और अभी इन्होंने सिर्फ 1.5-2 महीने पहले इस्तीफा दिया है। इन्होंने 4-5 महीने ये स्पेशल असिस्टेंट रहे हैं शहबाज शरीफ के। इनकी ट्वीट पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा कितने से न्यूट्रल हैं, जो न्यूट्रल अपने आप को कह रहे हैं कि इन्होंने साथ रह के अंदर रह के इस हुकूमत PDM में सब देखा है। ये लिखते हैं, न्यूट्रल्स के न्यूट्रल होने की निशानियां, पाकिस्तान की 2 दर्जन जमातें यतीम हो जाएंगी, पीपल्स पार्टी और PMLN खत्म हो जाएंगी, पाकिस्तान में एक साथ 1 दर्जन FIR नहीं कटेंगी, सैकड़ों सहाफी बेरोजगार हो जाएंगे, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत जाएगा, पाकिस्तान की तरक्की का आगाज हो जाएगा। ये
واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ نیوٹرل نہیں ہے، لیکن بیانیہ یہ بنایا اور بلاول نے امریکہ میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، لیکن نام نہیں لیا، لیکن کہا ہے کہ ایک ادارہ ہے جس پہ عمران خان کر رہا ہے اور وہ 4-5 لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کو نیلی سے بچا لیں گے۔ تو اب یہ سازش چل رہی ہے، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنا بھی ہم عمر عطا بندیال صاحب کو کہیں، جو عمران خان کو ابھی تک نیل نہیں کیا گیا، وہ شاید اس لیے نہیں کیا گیا کہ کیا اپیلوں میں بات جائے گی اور شاید اپر جوڈیشری اس نیلی کو ختم کر دے، شاید وہ نہیں مان رہے رجیم چینج آپریشن میں جو انہوں نے گناہ کر دیا ہے، اس پہ وہ مزید گناہ شاید جو عمران خان کو نیلی والا ہے، شاید، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہوں گے ہی ہوں گے، ہمیں کسی پہ اب اعتبار نہیں ہے، لیکن شاید وہ نہیں مان رہے، اس لیے کیس بھی لٹکائے ہوئے ہیں عمران خان کے ابھی تک، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگ ریٹائر ہو جائیں اور قاضی صاحب آ جائیں تو پھر ستہ خیر ہیں، اس لیے بھی الیکشن لیٹ کروانا چاہتے ہیں۔ پلان 2023 یاد رکھیں، نواز شریف کا کیس ختم ہوں گے، عمران خان کو نیل کیا جائے گا اور قاضی صاحب یہ سب کچھ کروائیں گے اور آپ کو کروا کے دکھائیں گے، مارک مائی ورڈ، یہ یاد رکھیے گا، انلیس کوئی میریکل ہو جائے اور ان کا کوئی دین ایمان جاگ اٹھے تو مجھے نہیں پتا، ورنہ وہ بندہ جو اسد طور کو ہلکی سی وہ لگی تھی ایجنسیوں نے کیا تھا یا جس نے بھی کیا تھا ہمیں تو نہیں پتا، تو اس کے گھر چلے گئے تھے بیوی سمیت، وہ ارشد شریف کی شہادت کے بعد بھی گھر نہیں گئے اس کے، وہ عمران خان کو گولیاں لگ گئی ان کے گھر نہیں گئے، فون تک نہیں کیا، تو وہ کتنے سے سویلین سپریمیسی کیسی کھڑے تھے یہ ہمیں پتا ہے، وہ کن کے اشاروں پہ چل رہے تھے یہ ہمیں پتا ہے، یہ سب رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہیں، یہ سب عمران خان کے خلاف ایک مچ لارجر سازش کے چھوٹے چھوٹے مورے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ رکھے جا رہے ہیں۔ سو آپ کے سامنے میں نے یہ رکھ دیا ہے، یہ غداری جو کی گئی ہے ملک سے، اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا عمران خان واقعی پنجاب میں الیکشن چاہتے ہیں؟ ناظرین، لوگ کہہ رہے ہیں جی کیوں نہیں فوری اسمبلیاں توڑیں؟ پنجاب اسمبلی توڑنا از مینز ٹو این اینڈ، وہ اینڈ کیا ہے کہ جنرل الیکشن ہو جائیں۔ عمران خان نے اچار ڈالنا ہے پنجاب کا الیکشن کروا کے، نہ عمران خان کی یہ سوچ ہے جنرلی کہ چلیں جی پنجاب میں حکومت آ جائے گی تو ہمارا اپنے بندے ہو جائیں گے۔ عمران خان اس طرح کا امپائروں کو ساتھ ملا کے کھیلنے والا بندہ نہیں ہے۔ دس از اے مینز ٹو این اینڈ، کہ اگر ہم یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو یہ مجبور ہو جائیں گے وفاقی میں بھی اس الیکشن کروانے میں، بس اس کے لیے عمران خان دباؤ بڑھاتے جائیں گے جب تک کہ یہ مجبور نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہ 2 اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو عمران خان کا بالکل یہ سوچ نہیں ہے، وہ 99% یہ سوچتے ہیں کہ وفاق میں بھی الیکشن کروانے پڑ جائیں گے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ 2 اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد وفاق میں الیکشن نہیں کروائے گا، یہ ہے سوچ، اور اس کے لیے عمران خان پریشر مسلسل بڑھاتے جا رہے ہیں، اور اس لیے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں قابل اعتراض کوئی فیک ویڈیو عمران خان کی نکالنے کے بارے میں خبریں چلائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ پریشر وہ ریلیز کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ کہاں تک جاتا ہے، لیکن اس پوائنٹ کو سمجھ لیں، عمران خان کے لیے پنجاب حکومت توڑنا اصل ایشو نہیں ہے، اصل ایشو جنرل الیکشن حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے جو بھی اسٹریٹجی ہوگی عمران خان کی، ٹارگٹ وہ ہے، اور عمران خان سنگل فوکس رکھنے والا بندہ ہے، جب وہ ایک چیز کو دماغ میں ڈال لیتا ہے وہ ہر طرح سے زور لگاتا ہے حاصل کرنے کے لیے۔ اب دیکھنا ہے کہ عمران خان کی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔